हेलो स्टूडेंट्स, आपके रॉयल्टी चैप्टर का कई क्लासेस हो चुकी हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट रॉयल्टी का मैंने बताया था कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि रॉयल्टी में आपके इम्पॉर्टेंटली यूज़ करने होते हैं और वो आपके लिए नोन होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, जिसको रॉयल्टी को अधिकार शुल्क भी कहते हैं। और बच्चों, आपके पास बुक अवेलेबल होगी, बुक से हिंदी वर्जन आप उसका देख सकते हैं। और ये पहले भी मैंने बताया था कि अकाउंट्स में आपको हिंदी में जर्नल एंट्रीज़ नहीं बताई जा सकती हैं। आपको जब भी सॉल्व करना है वो इंग्लिश में ही करना होगा। क्वेश्चंस आपको हिंदी में भले ही अवेलेबल होगा, बट डेबिट क्रेडिट क्या होना है, जर्नल एंट्री, आपके लेजर्स, ये सारे आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर करते हैं। कुछ टर्म्स की बात रही तो आपके पास बुक अवेलेबल है। अगर उसमें वो चीज़ मेंशन नहीं होगी तो आप चैट बॉक्स में वो चीज़ क्लियरली आस्क मी, देन आई विल रिप्लाई यू कि उसका हिंदी वर्जन क्या होगा। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी वीडियो नहीं था जिसमें मैंने प्रॉपर इंग्लिश में ही पढ़ाया हो, हिंदी में भी बच्चों को ईज़िली अंडरस्टूड होगा। बट रही टर्म्स की बात, तो टर्म्स आपके पास बुक, मैंने पहले ही कहा, डॉक्टर बनारसी मिश्रा, एस.के. सिंह, एस.एम. शुक्ला, करीम खनूजा, इनमें से कोई भी बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से फ़र्स्ट ईयर की बुक अगर आपके पास अवेलेबल होगी तो ये चैप्टर्स उन फर्स्ट ईयर की बुक्स में भी अवेलेबल है। केवल 4th यूनिट आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए आपको 2-3 बुक कंसल्ट करनी पड़ेगी, और वो भी आपकी सेकेंड ईयर की कॉरपोरेट अकाउंट की बुक्स और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक में ईडीपी ईज़िली अवेलेबल होगा। एंड जैन एंड नारंग की बुक में आपको मशीन अकाउंट भी मिल जाएगा। तो 4th यूनिट आपका थ्योरेटिकल है, वो पूरी तरीके से आपको अलग अलग बुक से सर्च करना पड़ेगा। अब हम आते हैं रॉयल्टी अकाउंट पे। तो रॉयल्टी को आप अधिकार शुल्क भी कहते हैं, और उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, मिनिमम रेंट माइनिंग रॉयल्टी है, पेटेंट रॉयल्टी है और कॉपीराइट रॉयल्टी है। आपके सिलेबस में मिनिमम माइनिंग रॉयल्टी को मीनिंग लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो माइनिंग रॉयल्टी है। माइनिंग रॉयल्टी में मैंने पहले ही बताया कि रॉयल्टी एग्रीमेंट आपके 2 पार्टीज़ के बिटवीन होती है, बिटवीन 2 पार्टीज़, और वो 2 पार्टीज़ माइनिंग रॉयल्टी के केस में लेसी और लैंडलॉर्ड होते हैं। पेटेंट रॉयल्टी के केस में पेटेंट यूज़र एंड पेटेंटी होता है। जो लैंड प्रॉपर्टी किसी की यूज़ करता है उसको लेसी बोलते हैं, और जिसकी लैंड प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसे लैंडलॉर्ड बोलते हैं। इट मीन्स लेसी लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे करेगा। और दूसरा पेटेंट रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी में किसी की कोई डिज़ाइन हो, कोई फार्मूला हो, वो उसका पेटेंट राइट ले लेता है, वो लीगल होता है, वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके पेटेंट लेता है। और फिर उसके बाद वो अगर किसी को अपने डिज़ाइन, अपने फार्मूलाज, अगर किसी को राइट वो देता है कि वो यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, तो आप उस व्यक्ति को पेटेंट यूज़र बोलते हैं। और जिसके पास में राइट है, जब वो अपनी राइट पेटेंट यूज़र को देता है तो आप उसको पेटेंटी बोलते हैं। और ये पेटेंटी आपका ऑनर होता है। जैसे यहाँ पे लैंडलॉर्ड ऑनर है आपका, यहाँ पे पेटेंटी ऑनर है, और यहाँ पे आपका ऑथर ऑनर होता है। ये तीनों अपनी स्पेशल राइट्स, अपने प्रोडक्ट, अपने प्रॉपर्टी की स्पेशल राइट्स इन तीनों को देते हैं। तो इनको ये स्पेशल राइट्स अवेलेबल होता है, जिसके अगेंस्ट में ये रॉयल्टी पे करते हैं। स्पेशल राइट, ये स्पेशल राइट इन्हें अवेलेबल है, और जिसके अगेंस्ट में ये रॉयल्टी पे करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि रॉयल्टी अमाउंट वो अमाउंट है जो जस्ट लाइक रेंट होती है, बट रेंट आपकी फिक्स्ड अमाउंट होती है, और रॉयल्टी आपकी पे की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रॉयल्टी रेट। जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो भी माइनिंग किट में वो जो भी एक्सट्रैक्ट करता है, जो भी प्रोड्यूस करेगा, वो उसके बदले में उसको लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे करेगा। इसमें भी जो भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, उससे जो भी सेल होता है, वो उसके एवज में रेट फिक्स की जाती है आपके रॉयल्टी एग्रीमेंट में। पेटेंटी को रॉयल्टी पे करता है।
और जब कोई ऑथर अपनी बुक लिखता है तो वो बुक पब्लिश नहीं करता, बुक पब्लिश करने के लिए वो पब्लिशर को देता है। तो पब्लिशर के पास में वो स्पेशल राइट होता है बुक को पब्लिश करना, और उसके बाद जब उसको वो सेल करता है तो उससे जो कुछ भी इनकम आती है तो उस पर उसको रॉयल्टी रेट पे करनी होती है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिस बेसिस पे आपको रॉयल्टी अकाउंट करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके नोन होने चाहिए रॉयल्टी में, जिसमें मिनिमम रेंट है। मिनिमम रेंट क्या है? मिनिमम रेंट वो अमाउंट है जब आप रॉयल्टी पे करते हैं तो रॉयल्टी की जगह पे अगर आपका उतना अमाउंट, एक एग्रीमेंट में अमाउंट फिक्स की जाती है कि इससे कम लैंडलॉर्ड को या ऑनर को पे नहीं किया जाएगा, उसी अमाउंट को आप मिनिमम रेंट अमाउंट कहते हैं। ये मिनिमम रेंट अमाउंट आपकी वो अमाउंट है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है जो ऑनर को पे की जाती है। अगर रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा है तो मिनिमम रेंट अमाउंट पे की जाएगी, और अगर एक्चुअल रॉयल्टी से मिनिमम रेंट कम है तो सरप्लस अमाउंट पे किया जाता है, तब उस केस में उसको सरप्लस पे किया जाएगा। देन कम्स शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग की सिचुएशन क्या होती है? व्हेन रॉयल्टी इज लेस दैन मिनिमम रेंट। आपको ये फॉर्मूला ईजिली अवेलेबल होगा, शॉर्ट वर्किंग इक्वल्स टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होगा उसे आप शॉर्ट वर्किंग कहेंगे। आपके 3 कंडीशंस इसमें अवेलेबल होते हैं, एक शॉर्ट वर्किंग का है, सरप्लस का है और इक्वल का है। शॉर्ट वर्किंग की सिचुएशन होती है व्हेन रॉयल्टी इज लेस दैन मिनिमम रेंट। शॉर्ट वर्किंग इक्वल्स टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी आपकी मिनिमम रेंट से कम होगी तो उस केस में आप कहते हैं दैट इज शॉर्ट वर्किंग। ईयर वाइज आप जब प्रिपेयर करेंगे तो ईयर वाइज क्लियर होगा कि दिस ईयर इज रिलेटेड टू शॉर्ट वर्किंग ईयर, दिस ईयर इज रिलेटेड टू सरप्लस ईयर। नेक्स्ट उसमें आपका आता है सरप्लस। सरप्लस क्या है? व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। तो जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगी तो इनका जो डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड सरप्लस। तो आपको एनालिटिकल टेबल मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताऊंगी कि एनालिटिकल टेबल कैसे प्रिपेयर करना है। उसमें सरप्लस के कॉलम में आपको सरप्लस लिखना होगा, क्योंकि उसी बेसिस पे आप फर्दर चीज़ें कर पाएंगे। जैसे कभी आप किसी से उधार लेते हैं तो ये होता है ना कि उसकी रिकवरी का पीरियड होता है। रेंट अगर किसी से आपने उधार लिया है, अगर डेब्ट हुआ है तो बैड डेब्ट की कंडीशंस भी आती हैं, तो उस बैड डेब्ट की कंडीशंस को आप अनरिक्यूब्ड इसमें कहते हैं, मतलब अब उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। इसलिए जो शॉर्ट वर्किंग होती है उस शॉर्ट वर्किंग की रिक्यूपमेंट कंडीशंस होती है। रिक्यूपमेंट की कंडीशंस क्या क्या होती है वो हम फर्दर बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आप जानिए शॉर्ट वर्किंग क्या है और सरप्लस क्या है। अगर मिनिमम रेंट, अगर आपका मिनिमम रेंट इज इक्वल टू रॉयल्टी, तो इस सिचुएशन को आप इक्वल की सिचुएशन कहते हैं। ये सिचुएशन आपकी इक्वल की सिचुएशन हो जाएगी। मिनिमम रेंट इक्वल्स टू रॉयल्टी, ये इक्वल की सिचुएशन है। एंड मिनिमम रेंट इज लेस देन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, इट इज शॉर्ट वर्किंग सिचुएशन। सरप्लस की सिचुएशन होती है व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो दिस इज सरप्लस कंडीशन। और इन 3 कंडीशन पे, एक इक्वल, शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस, इन 3 कंडीशंस पे आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और इन्हीं 3 कंडीशंस में आपके रिक्यूपमेंट के भी चांसेस बनते हैं। जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगी उस ईयर में ही आप रिक्यूप करेंगे, वो रिक्यूपमेंट ईयर होता है कि शॉर्ट वर्किंग हुई और इस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने के लिए लैंडलॉर्ड को या ऑनर को पावर प्रोवाइड की जाती है इन रॉयल्टी एग्रीमेंट। वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी प्रिपेयर किए जाएंगे उसमें वो चीज़ क्लियर की जाएगी कि उसका क्या
पेमेंट होना है, जिसमें सबसे पहले आपका रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि आप रिक्यूपमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग का। रिक्यूपमेंट करेंगे किससे, जो सरप्लस आता है, जो सरप्लस आएगा उससे आप शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, वो एनालिटिकल टेबल में अभी हम क्लियर करेंगे। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग के आपके जनरली 4 पावर्स दिखाए गए हैं। अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग टू बी रिक्यूब्ड इन ऑल द फ्यूचर ईयर्स। इट मीन्स कि कभी भी आप रिक्यूब कर सकते हैं, मतलब जब भी सरप्लस आएगा उस सरप्लस से, किसी भी ईयर के सरप्लस से आप रिक्यूब कर सकते हैं फ्यूचर में। मीन्स आप इसमें अनरिक्यूब का कॉलम नहीं शो करेंगे, इसमें अनरिक्यूब नहीं होगा, ये आप आराम से किसी भी फ्यूचर ईयर्स में भी उसको रिक्यूपमेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ अनरिक्यूब नहीं होगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग टू बी रिटर्न ऑफ इन नेक्स्ट ईयर ओनली। नेक्स्ट ईयर मीन्स जिस ईयर में आपके शॉर्ट वर्किंग आई है, यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग आई है, तो उसके नेक्स्ट ईयर में अगर आपके पास सरप्लस है तो आप उसको रिक्यूब कर लेंगे, और नहीं तो फिर वो अनरिक्यूब्ड कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब आप उसे अनरिक्यूब कॉलम में डाल देंगे। अगर नेक्स्ट ईयर ओनली का पावर दिया गया है तो जो आपके नेक्स्ट ईयर का सरप्लस होगा, अगर सरप्लस है तो आप रिक्यूब कर लेंगे, और अगर सरप्लस नहीं है तो आप उसको अनरिक्यूब कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि उसमें केवल नेक्स्ट ईयर ओनली का पावर दिया गया है, मतलब उसके बाद आप फर्दर उसको रिक्यूब नहीं कर सकते हैं। देन थर्ड वन, अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स। इनिशियल ईयर्स में फर्स्ट फ्यू ईयर्स का अगर वो दे देता है, शुरुआत के ही दौर में अगर आपकी शॉर्ट वर्किंग आ रही है, क्योंकि इनिशियल में ईयर में ये दे दिया जाता है कि सेटअप होने में टाइम लग रहा है, तो इनिशियल ईयर का जो अगर पावर दिया गया है तो केवल उन्हीं ईयर्स में, जब तक के ईयर में, फर्स्ट फ्यू ईयर्स में जब तक के ईयर्स में उसको पावर दिया गया है, तभी तक के जो शॉर्ट वर्किंग है वो सरप्लस में रिकवर होंगे, उसके बाद वो नहीं होंगे। तो ये लास्ट वन आपका है, अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड इन द फॉलोइंग ईयर और सम ईयर्स आफ्टर दैट। फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर को ही बोलते हैं, और अगर वो कुछ बोलता है कि 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स, या फॉलोइंग नेक्स्ट 3 ईयर्स, फॉलोइंग नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो जो ईयर आपका शॉर्ट वर्किंग का होगा उसको एक्सक्लूड करते हुए आप काउंट करेंगे कि ये ईयर कब तक जाता है। तो जो ईयर आपका 2 ईयर्स का दिया है कि 3 ईयर्स का दिया है या 4 ईयर्स का दिया है, जितने ईयर्स का भी दिया होगा आप उसकी रिकवरी कर लेंगे। और फिर आता है आपका अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। दिस अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग इज जो अमाउंट यू कांट रिक्यूब, द अमाउंट विच यू कांट रिक्यूब, जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, जिसको आप रिक्यूब नहीं कर सकते। ये कब रिक्यूब नहीं हो सकता है, ये आपको एकदम क्लियर है जब आपके पावर ख़त्म हो जाएंगे। ये 4 आपके पावर्स दिए गए हैं, जब इन बेसिस पे आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हैं, उसको रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, तो आप उस लास्ट ईयर के पावर में आप उसको अनरिक्यूब कर देंगे। जैसे नेक्स्ट वाला बोला है, नेक्स्ट ईयर ओनली, तो अगर फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है, सेकेंड ईयर में सरप्लस है, तो आप उसको सेकेंड ईयर के सरप्लस से रिक्यूब कर लेंगे, और जितना रिक्यूब कर लेंगे उतना सरप्लस आपका रिक्यूब कॉलम में चला जाएगा और बाकी अनरिक्यूब्ड हो जाएगा। कई बारी सरप्लस बच जाता है, तो जब आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं तो उसमें ऐड हो जाएगा। उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि लैंडलॉर्ड की पेमेंट आप कैसे करेंगे, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूब्ड अमाउंट। ये मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था कि अगर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन होगी कि लैंडलॉर्ड को क्या अमाउंट पे करना है, तो आप इजीली इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए और इस फार्मूले के बेसिस पे आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर सकेंगे। रॉयल्टी अमाउंट जो कैलकुलेट की जाती है, दैट इज़ आउटपुट मल्टीप्लाइड रेट ऑफ रॉयल्टी। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, रॉयल्टी रेट आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, उस रॉयल्टी रेट के बेसिस पे आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जब भी इसका क्लियर होगा तो फिर उसके बाद ही हम बताएंगे कि कैसे आपको
क्वेश्चंस करना है। इसमें सबसे पहले जान जाइए कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनालिटिकल टेबल। इन्हीं बेसिस पे आप एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करेंगे और एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर होने के बाद ही आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे आपको जर्नल एंट्री करनी हो, चाहे आपको लेजर प्रिपेयर करना हो। शॉर्ट वर्किंग का केस जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट वर्किंग के केस में आपकी जर्नल एंट्री अलग है। शॉर्ट वर्किंग के केस में आपकी 3 मेन एंट्रीज पास की जाती हैं, वो मैंने पहले भी बताया है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। दूसरी एंट्री आप ये ड्यू की एंट्री हो गई, मिनिमम रेंट अमाउंट ड्यू हो गया। उसके बाद पेएबल एंट्री होती है लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरी एंट्री आपकी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। तो अब उसके बाद आपके रॉयल्टी अमाउंट को आप पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये शॉर्ट वर्किंग ईयर की एंट्री हो गई। अब शॉर्ट वर्किंग ईयर के बाद आपका नेक्स्ट आता है सरप्लस ईयर की एंट्री। सरप्लस ईयर की एंट्री में आपकी पहली एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। दूसरी एंट्री आपकी होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सरप्लस ईयर में ही जनरली लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग की पेमेंट होती है। जो भी शॉर्ट वर्किंग होता है सरप्लस ईयर में ही पेमेंट आप कर पाते हैं। तो अगर जिस ईयर में भी सरप्लस के ईयर में अगर आप पेमेंट करते हैं शॉर्ट वर्किंग की, तो आपकी एक एंट्री बढ़ जाती है। जब आप रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करते हैं, पेएबल अमाउंट, रॉयल्टी अमाउंट पेएबल, उसके बाद आप एंट्री करते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके साथ में जुड़ेगा टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपकी सरप्लस की एंट्री जो आपने पेमेंट की है, जो डिफरेंस अमाउंट है उसका अगर शॉर्ट वर्किंग की पेमेंट की है तो वो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है वो रिक्यूपमेंट की एंट्री होगी। ये रिक्यूब्ड अमाउंट की एंट्री आप इसमें शो करेंगे। और लास्टली आपका इक्वल की एंट्री होती है। इक्वल की सिचुएशन में एवरीथिंग इन इक्वल कंडीशन, उसमें ना सरप्लस के चांस है ना उसमें शॉर्ट वर्किंग के चांस हैं। वो एंट्री होगी आपकी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और दूसरी एंट्री होगी आपकी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फाइनल एंट्री आपकी पीएनएल में, एवरी ईयर पीएनएल में आपको रॉयल्टी और अनरिक्यूब्ड अमाउंट अगर कोई है तो उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं। ये हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पीएनएल में वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी जो आपकी अनरिक्यूब होगी। जिस ईयर में भी अनरिक्यूब्ड कॉलम में अमाउंट होगा उसे आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शॉर्ट वर्किंग में जो पहली एंट्री आपकी होती है वो शॉर्ट वर्किंग ईयर की पहली शॉर्ट वर्किंग, एक्चुअल शॉर्ट वर्किंग जो हुआ। दूसरा, जब आप लैंडलॉर्ड के साथ, बैंक के साथ में उसकी पेमेंट करते हैं तो वो शॉर्ट वर्किंग आपकी शॉर्ट वर्किंग की रिक्यूपमेंट की एंट्री होती है। और जब पीएनएल में आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो शॉर्ट वर्किंग आपका अनरिक्यूब्ड का पेमेंट किया जाता है। और इसमें मैंने पहले ही बताया, आप एकदम क्लियर हो लीजिए कि कैसे आपका कॉलम बनेगा। कॉलम यहाँ क्लियर कीजिए। कॉलम देखिए एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगा। एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले आप ईयर का कॉलम बना रहे हैं, फिर आउटपुट का कॉलम बनाएंगे, फिर मिनिमम रेंट का कॉलम बनाएंगे, फिर रॉयल्टी कॉलम बनाएंगे, फिर शॉर्ट वर्किंग कॉलम बनाएंगे, फिर सरप्लस का कॉलम बनाएंगे, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, इसको रिक्यूब्ड लिख दिया, और ये हो गया अनरिक्यूब्ड। ये रिक्यूब्ड का कॉलम है, ये अनरिक्यूब्ड का कॉलम है। ऊपर मैंने लिखा है SWR शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड। और ये है आपका पेड टू लैंडलॉर्ड। ये हो गया पेड टू लैंडलॉर्ड में लैंडलॉर्ड को जो आपने पे किया है, पेड टू लैंडलॉर्ड इक्वल्स टू मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूब्ड
अमाउंट। जिस ईयर में भी आपको लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने में क्लियर ना हो तो आप उस ईयर में इस तरीके से मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूब्ड अमाउंट कर लेंगे तो आपको लैंडलॉर्ड को क्या पे करना है ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जिस ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग होती है उस ईयर की शॉर्ट वर्किंग में आप आराम से पे करते हैं उसको लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट अमाउंट। तो मिनिमम रेंट अमाउंट पे करने के बाद आप आराम से क्लियर कर लेंगे कि क्या आपको लैंडलॉर्ड को पे करना है। और अगर आपको क्लियर नहीं होता है, अगर किसी ईयर में सरप्लस आया उसके बाद आप उसमें रिक्यूब भी करते हैं तो आप ये ज़रा सा कंफ्यूज होंगे कि हम लैंडलॉर्ड को क्या पेमेंट करें, सरप्लस अमाउंट पे करें, एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट पे करें कि मिनिमम रेंट अमाउंट पे करें। अगर ये कन्फ्यूजन होगी तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूब्ड अमाउंट, ये ईयर वाइज होगा। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को आप आराम से नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे कि ये क्वेश्चंस में आप एनालिटिकल टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करने के लिए नेक्स्ट बताएंगे कैसे ये प्रिपेयर होगा, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि एनालिटिकल टेबल कैसे इस क्वेश्चन पे प्रिपेयर किया जाएगा। गुड डे।